तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चन बैंक का सीरीज पढ़ रहे थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 जो कि केमिकल बॉन्डिंग है उसका यहाँ पे एमसीक्यू वाला यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक आप लोगों ने अगर चैप्टर 1, 2, 3 को नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं, अवेलेबल है अच्छे तरीके से। ठीक है, और बहुत ही जल्द हम लोग इस चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट करते जाएंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ एमसीक्यू वाला कर रहे हैं अभी, ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं अच्छे तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स विल हैव अ बॉन्ड एंगल ऑफ 120 अराउंड द सेंट्रल एटम। मतलब सेंट्रल एटम के अराउंड जो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो बॉन्ड एंगल 120 का कौन सा यहाँ पे बनाता है, जो कि आपको ऑप्शन दिया है लीनियर, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर, प्लेनर। वही चीज़ हिंदी में भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इसको भी लेके चलेंगे। हिंदी वाले एक बार देख लेंगे कि निम्नलिखित में किस संरचना में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर 120 डिग्री का, यहाँ पे सीधा सिंपल है कि 120 डिग्री का यहाँ पे कौन बनाता है, ये चीज़ के बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे कुछ आपके देख सकते हैं लिखा गया है कि मान लीजिए जब भी आपका कोई भी लीनियर है तो 180 डिग्री का यहाँ पे एंगल वहाँ पे बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से जब टेट्राहेड्रल होता है तो 109.5 डिग्री का ये कौन बनाता है एंगल आपका बेसिकली। और यहाँ पे ट्रायंगुलर जो होता है वो 120 डिग्री का बनाता है। और स्क्वायर प्लेनर का बात करें तो कुछ इस तरीके से 90 डिग्री बनाता है। जैसे कि अगर लीनियर में कोई भी अगर बात कर लेते हैं हम लोग, AB2 टाइप का लगभग ये आपका जो है लीनियर बनाता है, मतलब बी बीच में कुछ इस तरीके से, सॉरी ए आपका बीच में आएगा, ये सेंट्रल एटम है तो ए आपका बीच में और कुछ इस तरीके से बी, तो ये आपका लीनियर देखने को मिला। यहाँ से यहाँ इसका एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है। इसी तरीके से टेट्राहेड्रल आप जान सकते हैं कि CH4 हम लोग जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है इस तरीके से। तो इसमें जो है हमारा क्या होता है, इस तरीके से 109 इसका जो यहाँ पे एंगल जो है कुछ इस तरीके से आपका होता है, ठीक है। तो यही चीज़ है। इसी तरीके से ट्रायंगुलर जो आपका मान लीजिए BF3 आपका ट्रायंगुलर होता है इस तरीके से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 120 का बन रहा है। तो हम लोगों को क्या पूछा गया था कि 120 वाला कौन सा बन रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पे ट्रायंगुलर जो है हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसका यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं समतली इसको कहा जाता है। इसी में यहाँ पे 3 कोना के हिसाब से बनता है, जिसके कारण यहाँ पे जो इसका एंगल होता है वो 120 डिग्री आपका होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो चारों का यहाँ पे आप लोगों को पता चल ही गया। अगर आपको कोई भी इनमें से दे दिया जाए, मान लीजिए 109.5 डिग्री का दे दिया जाए, इसमें आप बता सकते हैं टेट्राहेड्रल, 120 का अगर दिया जाए तो ट्रायंगुलर, 90 का दिया जाए तो स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर वाला कैसे देख सकते हैं, AB4 टाइप से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए है, इस तरीके से बी यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी। इसमें देख लीजिए आपका ऐसे आप इसको समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे वाला एंगल आप देखिएगा तो यहाँ पे ए कितना बना रहा है, देखिए 90 डिग्री बना रहा है। कहीं पर भी आप जाइए इसको देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर वाला बनाता है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है कि इन द फॉर्मेशन ऑफ HF मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में टाइप ऑफ ऑर्बिटल यूज्ड बाय हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन एटम आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है कौन सा यहाँ पे ऑर्बिटल का यूज करेगा HF मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, वही चीज़ यहाँ पे पूछा गया। ऑप्शन भी दिए गए आपके, वही चीज़ हिंदी में भी देख सकते हैं कि HF अणु का निर्माण में क्रमशः हाइड्रोजन और फ्लोरीन परमाणु द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऑर्बिटल का प्रकार यहाँ पे क्या है, ये चीज़ पूछा गया। तो आप अगर देखिएगा तो जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो हाइड्रोजन का अगर बात करेंगे तो वो तो हमारा यहाँ पे उसमें सिर्फ SE ऑर्बिटल है, तो वो तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन है, तो इस तरीके से अगर यहाँ पे ऑप्शन में भी आप अगर लगाइएगा तो SS तो हमारा हो नहीं सकता। एक मानते हैं कि S हो सकता है, इस सब में S है। sp3 इस टाइप का कुछ यहाँ पे हम लोग उसको नहीं देखते, sp भी नहीं देखते, लेकिन यहाँ पे S और P जो होता है, क्योंकि फ्लोरीन वाला जो है उसमें फ्लोरीन एटम का बेसिकली उसमें जो है P ऑर्बिटल उसका जो है इंटरेक्ट करता है बॉन्डिंग में, ठीक है। तो जिसके कारण ही हम लोग का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा S एंड P। तो वही चीज़ यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से, यही चीज़ है HF का यहाँ पे हम लोग बनाए। तो हाइड्रोजन का देख सकते हैं 1s1, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 हो गया। फ्लोरीन का बात किया जाए तो लास्ट आपका देख सकते हैं वैलेंस में यहाँ पे 2p5 कुछ इस तरीके से है, तो 2p वाला है, या फिर हम लोग सीधा सिंपल बोल सकते हैं P, ठीक है। तो जिस कारण से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप चाहें तो खुद से HF का बना सकते हैं। मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे फ्लोरीन रख देते हैं। इसमें जानते हैं आप लोग हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और कुछ इस तरीके से इसके पास ओवरऑल 4 बचेगा।
और ये अपना कुछ इस तरीके से डुप्लेट पूरा कर लेगा और कुछ इस तरीके से ये हमारा ये चीज़ यहाँ पे बना लेगा इस तरीके से। HF आपका इस तरीके से होता है, ये चीज़ आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। तो कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज हो रहा है, S हो रहा है और P हो रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर, एक होता है आपका पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस दोनों में देखने को मिलता है। मान लीजिए A और A भी कुछ इस तरीके से बॉन्ड है, तो अगर इसमें से A ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर B किसी को भी बोल सकते हैं, तो A हम लोग मान लेते हैं, तो वो क्या करेगा, इस पे यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए कुछ इस तरीके से रहता है। तो इसको हम लोग जब चार्ज वहाँ पे पार्शियल चार्जेस देखने को मिलता है, जब भी वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तब हम लोग बोलते हैं कि वो चीज़ मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है। लेकिन यहाँ पे इसमें से पूछ दिया कि कौन सा नॉन पोलर होता है, जिसमें मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, वही हमारा मतलब बेसिकली होगा लेकिन ना के बराबर होगा इनमें से। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैर ध्रुवीय अणु। वही चीज़ बोला हिंदी में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर ध्रुवीय अणु है। PCl5 है, CHCl3 है, BF3 है या फिर NH3 है, इनमें से कौन सा है, वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या जानते हैं कि जिसका म्यू इक्वल टू 0 होता है वही हमारा नॉन पोलर होता है, और जिसका म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है वो हमारा क्या होता है, पोलर हो जाता है, ठीक है। म्यू इक्वल टू 0 हो गया तो वो नॉन पोलर, और म्यू नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो पोलर हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों को चेक क्या करना है, म्यू नॉट इक्वल टू 0 जिसमें होगा उसी को चेक करना है। तो एक एक करके सभी का यहाँ पे देख लीजिए, लिखा भी गया है कि इफ़ म्यू इक्वल टू 0 देन इट इज सेड टू नॉन पोलर, तब हम लोग उसको कहेंगे कि वो नॉन पोलर है। तो कुछ इस तरीके से सभी मॉलिक्यूल को यहाँ पे बनाया गया है। जैसे कि PCl5 है तो देख लीजिए PCl5 इस तरीके से बनाया गया है। इसमें क्या होता है कि ये एक्सियल और ये जो बॉन्ड होते हैं वो इक्वेटोरियल होते हैं। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि PCl5 में किस टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो एक्सियल इक्वेटोरियल भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायपोल मोमेंट अगर देखें तो फॉस्फोरस और क्लोरीन में अगर बात किया जाए तो क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कुछ इस तरीके से इधर जो है सभी तरफ यहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरीके से हम डायपोल मोमेंट कैसे लगाते हैं, इस तीर से लगाते हैं, हम लोग दिखाते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे क्या जा रहा है, फॉस्फोरस से क्लोरीन की तरफ जा रहा है, सभी तरफ यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट है वो कैंसल आउट हो रहा है, जिसके कारण म्यू इक्वल टू 0 है। और हम लोग जान रहे थे कि म्यू इक्वल टू 0 जिसका होता है बेसिकली, तो उसको हम लोग नॉन पोलर कहते हैं। मतलब PCl5 कहीं ना कहीं हमारा नॉन पोलर है, तो एक तो हम लोग को ये देखने को मिल गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और ऑप्शन ऐसा दिया गया जो क्या होता है वो भी नॉन पोलर पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन में एक मतलब 2 ऑप्शन दे दिए गए जो कि दोनों नॉन पोलर होता है। लेकिन बेसिकली आपके एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं रहेगा, मतलब एक ही ऑप्शन वाला रहेगा, मोर देन 1 करेक्ट वाला नहीं रहेगा। तो और भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, अगर CHCl3 का बात किया जाए तो यहाँ पे देख लीजिए, इधर तो ये इधर से इधर जाएगा, ऐसे दिखा सकते हैं, इधर से एक क्लोरीन की तरफ, इधर भी एक क्लोरीन की तरफ और इधर से भी एक क्लोरीन की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसमें देख रहे हैं कि ये इधर जा रहा है, तो ये आपस से आपका एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में वहाँ पे डायपोल मोमेंट लग रहा है, जिसके कारण कैंसल आउट तो यहाँ पे बेसिकली होगा नहीं। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये तो पोलर होगा, तो ये तो हमारे लिए यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। अब यहाँ पे और भी ऑप्शन में हमारा है BF3। तो BF3 में भी अगर हम लोग देखें तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इसमें भी क्या हो रहा है कि तीनों तरफ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, जिसके कारण भी ये हमारा म्यू इक्वल टू 0 हो गया, और जिसके कारण ये भी हमारा जो है नॉन पोलर देखने को मिला। तो अभी तक हम लोगों को नॉन पोलर कौन कौन सा मिला है, एक ऑप्शन A मिला है, एक ऑप्शन C मिला है, कुछ इस तरीके से 2 तो यहाँ पे अभी तक मिल गया। अब यहाँ पे NH3 की अगर हम लोग बात करें तो NH3 में क्या होता है कि ये इधर से इधर आपका लगाता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, ठीक है। और ये क्या होता है कि डायपोल मोमेंट का तो अलग ही मतलब जो लोन पेयर है बेसिकली उसका तो अलग ही चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं एक ही डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है, मतलब एक डायरेक्शन में ज़्यादातर वहाँ पे देखने को मिल रहा है कि बढ़ता हुआ, ठीक है। तो जिसके कारण यहाँ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब ये भी मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा। तो हम लोगों का जो यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा, तो आंसर ए भी मिल जाएगा और C भी मिल जाएगा। लेकिन अगर एग्जामिनेशन में रहेगा तो वहाँ पे एक ही ऑप्शन रहेगा। बाकी ऐसा यहाँ पे कुछ थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये दोनों आपका एग्जाम मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे CHCl3 आपका पोलर है, NH3 भी पोलर है, तो ये तो होगा नहीं, इस तरीके से देखना होता है।
चलिए अब अगले यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्या पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांसेस द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर हाइड्रोजन बॉन्ड। इनमें से यहाँ पे जो भी सबस्टांस दिखाया गया है उनमें से इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है किस में यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन आपके हैं हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ड्राई आइस है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन क्लोराइड में तो हम लोगों का रहेगा नहीं, यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी सबका एग्जांपल साथ में ले लिए हैं। तो देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अंतर आणविक बल हाइड्रोजन आबंध होता है। जो अंतर आणविक बल वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन आबंध होता है। ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ पे जितना भी आपका जो भी दिया है, हाइड्रोजन क्लोराइड दिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, ड्राई आइस दिया है, तो सभी का यहाँ पे हम लोग बॉन्ड का टाइप अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि HCl में जो होता है ये भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है इस तरीके से। HCl इस तरीके से आपने देखा होगा। H2S में भी यहाँ पे H2O के जैसा ही यहाँ पे देखने को मिलता है इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ भी कोवेलेंट देखने को मिल रहा है। ड्राई आइस में भी जो सॉलिड CO2 है उसमें भी हमारा क्या मिलता है, कोवेलेंट बॉन्ड मिलता है। लेकिन वहीं पर आइस की अगर बात किया जाए तो आइस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड होता है ये, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डेड आपने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। तो जिसके कारण यहाँ पे हम लोगों का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जितना भी है वो सारा का सारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे आइस ही जो है वो क्या कर रहा है आपका कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वाटर आखिर आइस कैसे बनता है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं तभी जाके हमारा आइस का निर्माण होता है, जम जाते हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि पानी जमता है तभी तो हमारा बर्फ़ बनता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे सभी जब वाटर मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। जिसके कारण ही हम लोगों का यहाँ पे आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डी नंबर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि द आयन विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO। फिर से यहाँ पे देख लीजिए जो भी हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था तो उसी टाइप वाला है कि CO जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो हम लोग क्या जान रहे थे कि जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका दिया जाए उसमें हम लोग काउंट करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो कितना है, 6 + 8 टोटल मिला के 14 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जिसमें यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसी के साथ वो क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, क्योंकि आइसो मतलब सेम और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा उससे वो मैच कर जाएगा। अगर CN- का बात किया जाए तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कार्बन का तो यहाँ पे 6 हो गया, नाइट्रोजन का आपका 7 और प्लस में क्योंकि माइनस से तो जुड़ रहा है तो 8 × 6 = 14, यहाँ भी 14 देखने को मिल रहा है। 8 दूनी 16 में 1 यहाँ पे 15 ही देखने को मिला, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ भी देखें तो 7 दूनी 14 और 1 13, तो ये भी नहीं होगा। 8 दूनी 16 में 1 15, तो ये भी नहीं होगा। मतलब हम लोग का आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे CO के साथ आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। मतलब CN- यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेट करके भी दिखाएं कि 14 इलेक्ट्रॉन, सो CO इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CN। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। वही चीज़ है हिंदी में भी कि वह आयन जो CO के साथ सम इलेक्ट्रॉनी बनाता है, ये चीज़ पूछा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये भी आप देख सकते हैं डायपोल मोमेंट से रिलेट कर रहा है। रिलेट क्या, बेसिकली क्वेश्चन ही वहीं से है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव डायपोल मोमेंट ग्रेटर देन 0। 0 से ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, वो चीज़ पूछा कि डायपोल मोमेंट का वैल्यू उसका 0 से ज़्यादा नहीं होगा, उसका यहाँ पे बात किया गया है। यहाँ पे वही है कि निम्नलिखित में से किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण 0 से अधिक नहीं है। 0 से अधिक नहीं पूछा है, ठीक है। 0 के बराबर यहाँ पे बोल सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं, लेकिन 0 से अधिक नहीं है, ऐसा चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए जब इन सभी का आप निकालिएगा, ठीक है, जब ये चारों का निकालिएगा तो उनमें से किसी ना किसी का जो है आपका 0 नॉट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब या तो 0 से छोटा हो या तो बड़ा हो। लेकिन यहाँ पे जो CCl4 का जब आप निकालिएगा तो क्या होता है कि चारों तरफ से वो कैंसिल आउट हो जाता है। मान लीजिए कि CCl, इधर भी Cl, इधर भी Cl और इधर भी Cl, तो देख लीजिए चारों तरफ से ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपका कैंसिल आउट हो जाता है, जिस कारण से इसका जो है μ = 0 हो जाता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 पूछा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का जो है यहाँ पे क्योंकि ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ग्रेटर देन यहाँ पे बोला कि जिसमें नहीं है, तो जिसमें 0 है उसमें तो नहीं होगा, क्योंकि इन सभी में नोट लगा के ये पूछ दिया था। इसी कारण से हम लोग का ये जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। बाकी आप किसी में भी निकालिएगा तो 0 से लगभग नॉट इक्वल टू 0, मतलब उससे थोड़ा अधिक ही
देखने को मिलेगा, लेकिन जो आपका CCl4 है वो आपका कुछ इस तरीके से 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लीजिए सभी का दिखाया भी गया NH3 का, अगर जहाँ भी लगाएंगे तो देखिए इसमें कुछ ना कुछ आपका जो है वैल्यू देखने को मिलेगा। ये इधर है तो ये इधर लगेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे ये उल्टा लग गया है, इसको नाइट्रोजन की तरफ लगाना है, इधर से इधर। अभी हम लोग ऊपर देखे ही थे, इधर से इधर, ये इधर, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे म्यू का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे CHCl3 का देखें तो इसमें भी देखिए ये इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है, मतलब सभी कहीं ना कहीं आपका लग रहा है। इधर देखिए सभी एक डायरेक्शन में, ये लोन पेयर में बेसिकली जा रहा है, और इसमें हम लोग अभी बता ही दिए। तो इन सभी में कहीं ना कहीं म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नहीं वाला पूछा तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 था, तो इसलिए आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होता है, और बेसिकली यही सारा जो है आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को लगभग मिल जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। इसमें लिखा गया कि शेयरिंग और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू द अनदर टू अटेन अ स्टेबल ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन फॉलोज। ठीक है, यही बोल रहा है कि शेयरिंग या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा अगर हम लोग बात करें तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है अपना स्टेबिलिटी को गेन करता है, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन वो क्या फॉलो करता है, डुप्लेट रूल, ट्रिपलेट रूल, ऑक्टेट रूल, सेप्टेट रूल। तो हम लोग जान रहे थे कि यहाँ पे जो भी केमिकल बॉन्ड्स आपका बनता है तो उसमें क्या होता है, जनरली हम लोग मानते हैं कि ऑक्टेट जिसका पूरा होता है वो वहाँ पे बनाता है। तो जनरल से बात की, भले यहाँ पे डुप्लेट भी होता है, वही चीज़ हिंदी में भी, तो बस नियम है तो उसी को याद रखा जाता है। आप एक चैप्टर में पढ़े होंगे। तो स्थिर अष्टक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक परमाणु दूसरे परमाणु इलेक्ट्रॉन को साझा करने या स्थानांतरित करता है तो इसको किसका अनुसरण करता है, तो अष्टक नियम का जो ऑक्टेट रूल है, यही आपका कुछ इस तरीके से राइट आंसर है, क्योंकि ऑक्टेट रूल ही होता है जो कि यहाँ पे बॉन्डिंग में आपका मेजरली देखने को मिलता है। बाकी आपका डुप्लेट भी आता है, लेकिन जनरल क्योंकि यही हम लोग ऑक्टेट रूल के ही बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग का यहाँ पे आंसर ऑक्टेट रूल होगा। ठीक है, बाकी भले कुछ मॉलिक्यूल है जो आपका ऑक्टेट रूल वो फॉलो करता है, ये चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पे जो मेजर हम लोग बात करेंगे वो ऑक्टेट रूल ही वहाँ पे आया था। रूल तो आप लोग देखे होंगे, डुप्लेट रूल तो कहीं नहीं पढ़े, सीधा सिंपल पढ़े थे कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। ठीक है, बाकी वो उसका लिमिटेशन है और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे आगे, और भी यहाँ पे क्वेश्चन है उसमें आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या पूछा है कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ O2 टू O2 आयन। ठीक है, O2 से अगर O2 आयन में हम लोग जब चेंज होता है, द इलेक्ट्रॉन ऐड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाके ऐड होता है, ये चीज़ पूछा गया। सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, पाई ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल, पाई स्टार ऑर्बिटल। तो इसमें क्या होता है कि MOT में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाला हुआ होता है, जिसमें दो तरीके का आता है। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन का संख्या अगर 14 से ज़्यादा है, 14 से ज़्यादा, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं। एक आपका अगर 14 से कम है इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो उसके लिए भी हम लोग देखते हैं। तो दोनों का थोड़ा सा बस चेंज होता है। MOT में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अभी बस आपका यहाँ पे आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाने वाला हूँ, तो उसी तरीके से यहाँ पे फॉलो करना है। तो वही बोला है कि O2 से जब O2 जाएगा तो यहाँ पे कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है ऐड होगा, तो यही चीज़ बोला गया है। हिंदी में देख लीजिए, O2 से O2 आयन में परिवर्तन के दौरान इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षा में जुड़ जाता है, किस कक्षा में जाके जुड़ता है, वो चीज़ बोला गया है। तो आंसर की अगर बात करें तो पाई स्टार तो हम लोग का आंसर हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जब आप MOT से देखिएगा तो MO2 में हम लोग कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हमारा आता है। हम लोग कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं ना कि इधर से हमारा अगर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ से ऐसे एक यहाँ पे इस तरीके से पढ़ते हैं। बस यहाँ पे एक जनरल आप लोगों को दिखा दें, इस तरीके से यहाँ पे भरते जाते हैं एनर्जी के ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो ये कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों का आता है जो कि 14 इलेक्ट्रॉन मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा हो तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों का देखने को मिलता है, जिसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसमें आता है। सबसे पहले आपका जो है सिग्मा स्टार 1s आता है, फिर सिग्मा स्टार 1s। देखिए स्टार वाला जो है वो एंटी बॉन्डिंग उसको कहा जाता है। ठीक है, एक नीचे आपका आता है, एक आपका कुछ इस तरीके से ऊपर में आता है। इस तरीके से आप लोग देखे होंगे इस तरीके से। तो ये तो आपका कुछ इस तरीके से ये जो होता है ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं, और ये आपका ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं इस तरीके से। तो उसी के आधार पर यहाँ पे पहले होता है सिग्मा 1s। ये किसके लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो 14 से ज़्यादा मतलब 14 इलेक्ट्रॉन से अगर ज़्यादा है तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे यूज होने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिफाइन कर दे रहे हैं।
तो सिग्मा 2s, फिर यहाँ पे सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में हमारा जाता है सिग्मा स्टार 2pz। तो इसमें लगभग आपका 18 इलेक्ट्रॉन से भी ऊपर तक का लगभग भरा जाएगा इसमें, ठीक है। अगर जनरल बात करें तो इसमें मान लीजिए 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 और 2, 18 और लगभग 20, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन तक का यहाँ पे आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा था कि O2 से O2 2 माइनस के लिए पूछा था। तो O2 में हमारा कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 गुना 2 हो जाएगा तो 16, और 16 से हम लोगों का 2 और बढ़ जाएगा, मतलब प्लस इसमें 2 हो जाए, मतलब 18 अगर जो इलेक्ट्रॉन है तो 18वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में हम लोगों का ऐड होगा, वही चीज़ पूछा गया। तो ऐड एक एक करके अगर करेंगे तो 2 इसमें करेंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, फिर यहाँ पे 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 2, 18। तो यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, पाई स्टार 2py में हमारा जा रहा है, मतलब यहाँ पे पाई स्टार, इसलिए यहाँ पे हम लोगों का आंसर कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब पाई स्टार ऑर्बिटल में हम लोगों का इलेक्ट्रॉन जो है ऐड होगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से था। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे क्या पूछा गया था, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑफ द मिडिल एटम ऑफ द ओजोन मोलिक्यूल। जो ओजोन मोलिक्यूल है उसमें हम लोगों को जो उसका मिडिल कार्बन मतलब सॉरी ऑक्सीजन एटम है, तो उसके लिए हम लोगों को फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना था। वही चीज़ है कि ओजोन अणु में मध्य परमाणु के फॉर्मल आवेश की गणना करना है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हम लोगों का ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया था। ये आपका कुछ इस तरीके से O3 का मोलिक्यूल आपको बनाया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन मोलिक्यूल कहते हैं। 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, +2 होगा। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि फॉर्मल चार्ज का आपने फॉर्मूला कुछ इस तरीके से पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन सारा किया गया है अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मल चार्ज जो आपका होता है वो होता है V - S/2 - U, मतलब V आपका हो गया जिस एटम के लिए आपका निकालना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और माइनस में हम लोग करेंगे वो जो जिस पर हम लोग निकाल रहे हैं उस एटम के द्वारा कितना जो है इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया है बॉन्डिंग में, उसको लिखेंगे S में, और माइनस कर देंगे U, मतलब जो भी उसका लोन पेयर वगैरह बचेगा जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको। तो अगर यहाँ पे अब हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या कौन सा यहाँ पे पूछा है, ये इस ऑक्सीजन एटम के लिए पूछा है। तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू होता है V - S/2 और माइनस में U होता है, इस तरीके से पढ़ें। अब इसके लिए हम लोगों को निकालना है, तो यहाँ पे कौन सा एटम है, ऑक्सीजन। अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे 6 माइनस में। अब यहाँ पे ये देखिए कि कितना जो है बॉन्डिंग में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना है। तो इसका जब भी वहाँ पे ऐसा पूछे तो उसके साथ जो बॉन्ड देखने को मिल रहा है उसी का इलेक्ट्रॉन देखना है। तो कौन सा बॉन्ड मिल रहा है, 1, 2, 3 बॉन्ड मिल रहा है। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन, तो जिसके कारण 6 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 6/2, और अनशेयर्ड यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन का पेयर मिल रहा है, मतलब यहाँ पे उसको लिख देंगे 2। इससे अगर इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6 - 3 और -2, तो 6 - 5, मतलब यहाँ पे हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला कुछ इस तरीके से याद रखना है। एक होता है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिस एटम का निकालना उसका, माइनस में जो भी वहाँ पे एटम के द्वारा बॉन्ड में वहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया इलेक्ट्रॉन उसका संख्या वहाँ पे लिख देना है। जैसे कि इस ऑक्सीजन से कितना एटम लगा हुआ था, 2 और 1 3, इसलिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन लिखा, और माइनस में अनशेयर्ड मतलब एक यहाँ पे इसके पास बच रहा है, उसका यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे देख लीजिए कैलकुलेशन भी कुछ इस तरीके से किया ही गया है, तो जिस कारण से हम लोगों का आंसर हो जाएगा A नंबर, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला को अच्छे तरीके से याद रख लीजिए, इसी से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अब कुछ भी दे दिया जाए आप आसानी से बना लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि आयनिक बॉन्ड इजली फॉर्म व्हेन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द मेटालिक एटम इज कंपैरेटिवली। तो वही चीज़ बोला है कि तो क्या होता है कंपैरेटिवली, यही पूछा है। नेगेटिव होता है, यहाँ पे देख सकते हैं मोर होता है, कांस्टेंट होता है, लेस होता है, यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया। तो इसका हम लोग अगर देखें वही चीज़ हिंदी में भी है, एक बार देख लीजिए कि जब धात्विक परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा तुलनात्मक ऊर्जा से क्या होता है, तब जाके हम लोगों का आयनिक बंधन जो है आसानी से बनता है। तो यह स्टेटमेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी गया है, इस तरीके से याद रखना था कि द टेंडेंसी इज मैक्सिमम फॉर मेटालिक एटम्स हुज आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन द अदर एटम। वही चीज़ बोला है, टेंडेंसी जो है मैक्सिमम मेटालिक एटम का कब होगा, जब आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेस होगा। तो जिस कारण से ही हम लोग, क्योंकि यह स्टेटमेंट था, इसको आप लोगों को याद रखना है, ये सीधा सिंपल सा बात है।
तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी नंबर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि जब उसका आयनाइजेशन एनर्जी जो है लेस रहेगा तभी वहाँ पे क्या होगा, जो आयनीकरण ऊर्जा है वो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। कैसे, इसको कैसे समझ सकते हैं, समझ ऐसे सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी हमारा क्या हो रहा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालने का बात किया जा रहा था। तो कोई भी अगर हम लोगों का यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा तो उसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से देने वाला होना चाहिए, तभी तो वो अपना इलेक्ट्रॉन को देगा और वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण ही उसको आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का बात हम लोग कहाँ जान रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी में ही ना जान रहे थे। तो जिस कारण से हम लोग को यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी कम अगर हो जाएगा तब जाके हम लोगों का आयनिक बॉन्ड जो है अच्छे तरीके से बनेगा, मतलब मैक्सिमम वहाँ पे बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 11 में कि द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ H2O एंड OH आर इतना एंड इतना। ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी H2O का दिया है। बॉन्ड इंथैल्पी बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एक मोल बॉन्ड को वहाँ पे बेसिकली बोल सकते थे कि ब्रेक करने में जितना भी वहाँ पे एनर्जी लगे उसी को हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी बोल रहे थे। ठीक है, मतलब सारा बॉन्ड उसका जो है एक एक करके हम लोग खत्म कर देंगे, मतलब तोड़ देंगे सभी को, मतलब अलग अलग कर देंगे। तो H2O को जब किया जाता है तो इसका 502 किलो जूल पर मोल बनता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब H2O को हम लोग यहाँ पे तोड़ेंगे तो H2O से हमारा OH में जाके टूटेगा, मतलब O और H वाला बॉन्ड एक पहले यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से एक मोल वहाँ पे बॉन्ड को तोड़ने का बात किया जा रहा है। तो H2O में कितना था, 2 बॉन्ड था इस तरीके से। तो इसमें एक बॉन्ड जब ये चीज़ टूटा तब जाके हम लोग को 502 किलो जूल पर मोल का यहाँ पे एनर्जी देना पड़ा। तो जब यहाँ से टूटता है तो फिर यहाँ पे OH ये जाके बना OH में, तो अब यहाँ से फिर से यहाँ पे इससे तोड़ा जा रहा है। ठीक है, OH का बॉन्ड फिर तोड़ा जा रहा है वो मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच, तब जाके हम लोग को 427 किलो जूल पर मोल एक्स्ट्रा लग रहा है। तो जिसके कारण ही यहाँ पे क्या पूछा गया कि देन व्हाट इज़ द एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी। तो इन दोनों का यहाँ पे जो दिया गया है तो वहाँ से एवरेज बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड 2 बार टूट रहा है तो एवरेज के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। जितना स्टेप आपका बनेगा उतना ज़्यादा वहाँ पे रहेगा। तो इसमें तो 2 ही स्टेप बन रहा है, एक बार H2O से OH चला जा रहा है, OH से ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग अलग हो जा रहा है। मतलब बॉन्ड इंथैल्पी में वही चीज़ है कि जितना बॉन्ड है सभी को क्या करना है, अलग अलग कर देना। तो जिसके कारण ही अगर यहाँ पे हम लोग इसका एवरेज अगर बॉन्ड इंथैल्पी निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से 502 प्लस में 427 बटा 2 करेंगे तो 464.5 किलो जूल पर मोल कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसलिए हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, H2 और OH की बंद इंथैल्पी इतना दिया हुआ है तो औसत बॉन्ड इंथैल्पी क्या होगा, यही चीज़ बोला गया है। ठीक है, इस तरीके से तो स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, इस तरीके से आपका बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वैल्यू ये पहले से दे ही दिया था कि H2O जब टूट रहा है उसका एक हाइड्रोजन मतलब OH के बीच का बॉन्ड तो यहाँ पे इतना लग रहा है, OH से भी जब टूट रहा है तो इतना लग रहा है। एवरेज पूछा तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, जितना स्टेप में रहा तो यहाँ पे 2 ही स्टेप है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें बोला गया कि ऑल द खाली जगह यहाँ पे दिया गया है स्पीसीज मॉलिक्यूल एंड आयन कुछ भी हो सकते हैं हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो सेम बॉन्ड ऑर्डर किसी भी स्पीसीज का कब होगा, जब उसमें जो है आइसोटॉपिक होगा, आइसोबारिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक। तो आइसोटॉपिक ऐसा तो हम लोग इस चैप्टर में कुछ पढ़े नहीं, आइसोबारिक भी नहीं पढ़े, न्यूट्रॉनिक ये सारा कुछ हम लोग पढ़े नहीं। हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिस कारण से ही यही हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाए, क्योंकि कोई भी अगर स्पीसीज है उसका अगर सेम बॉन्ड ऑर्डर तभी होगा जब हम लोगों का वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा तभी। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से इसको लगा सकते हैं कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल में हैव अ डाइपोल मोमेंट, मतलब किस इनमें से किस में यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है, ये चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे बात किया जाए, ऑप्शन आपके दिए N2 BeF2 CH4 H2O। तो यहाँ पे सीधा सिंपल बात इसमें जो है यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आंसर तो हम लोगों का जो है H2O हो जाएगा कुछ इस तरीके से। बेसिकली अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मुझे कुछ डाउट लगा है क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से कुछ यहाँ पे हम लोग को डिफाइन करने नहीं बोल दिया, बस यहाँ पे बोला कि इनमें से किस में डाइपोल मोमेंट होगा। तो N2 तो मान सकते हैं कि ये सेम यहाँ पे है तो इसमें नहीं हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर डाइपोल मोमेंट देखें तो H2O में हम लोगों का डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। हो सकता है यहाँ पे सभी में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको जो है H2O में लगाएं, लेकिन क्वेश्चन में वैसा कुछ यहाँ पे दिया नहीं गया। तो इसमें अगर हम लोग बात किया जाए कि किस में डाइपोल मोमेंट हो सकता है तो यहाँ पे होने का मतलब ये है कि हो सकता है कि उसका जीरो के बराबर ना हो, इसलिए वो चीज़ है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो H2O में जो हम लोगों का म्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे वैल्यू होता है। तो ऐसे हम लोग इस चीज़ को मान सकते हैं। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे H2 आंसर होगा।
बाकी अगर आप बात कीजिएगा किसी में तो इस सब में यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू म्यू इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण हम लोगों का यहाँ पे H2 है। तो हम लोग इस चीज़ को ऐसे मान सकते हैं। बाकी यहाँ पे वैसा कुछ लिखा नहीं गया कि किसमें आपका पोलर नॉन पोलर, ये स्टेटमेंट वैसा रहता था कि म्यू इक्वल टू 0 है या फिर नॉन 0 है ऐसे बोलता तब यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल में यहाँ पे डायपोल मोमेंट है, तो उस हिसाब से अगर हम लोग म्यू नॉट इक्वल टू 0 को अगर लेके चलेंगे तब हम लोग का आंसर कुछ इस तरीके से H2 आएगा, क्योंकि बाकी में यहाँ पे सभी में 0 के बराबर है। तो ऐसा मान के यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं चला हूँ, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो है H2O आपका रहेगा। बाकी आपका आंसर में भी H2O दिया ही गया है ऑफिशियल में, आप लोग इस चीज़ को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सीधा सिंपल मैं इस वे से मान के चला हूँ कि यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यहाँ पे इसमें डायपोल मोमेंट होगा। बाकी जिसमें 0 है तो उसमें तो वहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से मान के चले हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मेरे तरफ से यहाँ पे H2O मेरे तरफ से भी यहाँ पे रहेगा, क्योंकि मैंने इसको म्यू नॉट इक्वल टू 0 मान के चला, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे डायपोल मोमेंट का वैल्यू रहेगा, ठीक है। चलिए इसको यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग भी। क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे अगर बात किया जाए तो अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन, कोवेलेंट बॉन्ड जो है किसके बीच में बनता है, सिमिलर एटम, डिसिमिलर एटम, सिमिलर और डिसिमिलर एटम या फिर सिमिलर मॉलिक्यूल। ये वही चीज़ यहाँ पे हिंदी में भी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बॉन्ड जो हम लोगों का कोवेलेंट बॉन्ड, अब बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड हम लोगों का जो है सिमिलर हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन के बीच था तो ये हम लोग का सिमिलर हो रहा था, अगर HCl के बीच था तो ये डिसिमिलर था। तो एग्जांपल यहीं से पता चल रहा है, इसलिए हम लोग का सिमिलर भी हो सकता है या फिर डिसिमिलर हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा है आंसर देखिए लगा भी रखे हैं, ऑप्शन नंबर C कुछ इस तरीके से आपका लग जाएगा। एग्जाम्पल मैंने बता दिया H2 और HCl का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, जो शेप है मॉलिक्यूल का वो किस पे डिपेंड करता है, एडजेसेंट एटम पे, सराउंडिंग पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, एटमॉस्फेयर पे। तो शेप का अगर बात किया जाए तो शेप हम लोग जानते हैं कि जब शेप में क्या होता है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों को हम लोग काउंट किया जाता है, तो जिसके कारण एडजेसेंट एटम से हम लोगों को कोई मतलब कोई गड़बड़ी देखने को नहीं मिलेगा, सराउंडिंग से भी वैसा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, एटमॉस्फेयर से भी नहीं मिलेगा, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से देखने को मिलेगा। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहाँ पे लोन पेयर को हम लोग को दिखा रहा है तब वहाँ पे शेप जो है मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। तो जिस कारण से यहाँ पे हम लोगों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा कुछ इस तरीके से, मतलब B नंबर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड खाली जगह एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे पूछा है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का किस एक्सटेंट पे यहाँ पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए वही चीज़ है कि द स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड खाली जगह एक्सटेंट ऑफ ओवर लैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, या फिर नॉट रिलेटेड टू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात किया जाए तो कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होता है वो आपका ओवरलैपिंग पे डिपेंड करता है। अगर अच्छा खासा ओवरलैपिंग बनाएगा तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो जिस कारण से आंसर की अगर बात किया जाए तो ये डिपेंडेंट होगा, क्योंकि ओवरलैपिंग अगर अच्छा रहेगा तो बॉन्ड भी वहाँ पे मजबूत हम लोगों का बनेगा, जिस कारण से यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक है। तो इन सभी में मैंने पहले ही कहा था कि जितना भी आपका इनऑर्गेनिक वाला चैप्टर है अगर उसमें आपने अच्छे तरीके से कमांड बना लिया तो इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी डेफिनेशन देख ही रहे हैं कि कितना सारा डेफिनेशन से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बस आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है अच्छे तरीके से आप आसानी से इनऑर्गेनिक में कर लीजिएगा। ज़्यादा समझाने में हम लोगों का आ जाता है जो फिजिकल वाला है, ऑर्गेनिक का भी पोर्शन चलेगा, 2 चैप्टर है तो उसमें थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, बस इन सभी में ज़्यादा समझना होता है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सभी में समझना होगा, ये चीज़ें होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे क्या पूछा गया है ये भी देख लीजिए। आपका क्वेश्चन कुछ इस तरीके से डेफिनेशन वाला ही है कि द फेनोमेनन ऑफ फॉर्मिंग कम्प्लीटली न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल बाय इंटरमिक्सिंग देम इज नोन एज। तो जब भी हम लोग इंटरमिक्सिंग करते हैं तो वहाँ से हम लोग क्या एक तरीके से हाइब्रिड बना रहे हैं, तो जिस कारण से ही हम लोगों का इसका जो है हाइब्रिडाइजेशन आंसर हो जाए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन है कि पूरी तरह से नए परमाणु कक्षाओं को आपस में मिलाकर बनाने की घटना को संकरण कहा जाता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, B नंबर आंसर हो जाएगा। देख लीजिए लगा भी दिए। क्वेश्चन नंबर 18 में बढ़ते हैं। इसमें भी वैल्यू याद रखने वाला है कि द ऑर्बिटल दैट आर रिजल्टेड फ्रॉम sp3 हाइब्रिडाइजेशन
हैव, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो उसके पास परसेंट एस कैरेक्टर कितना होगा और परसेंट पी कैरेक्टर कितना होगा। तो sp3 से अगर देखें तो एस का 1 हम लोग मान रहे हैं, पी का 3 मान रहे हैं। अगर 100% है तो इसको अगर 3 से करेंगे तो आपका 75 आपका आ जाएगा, इसको अगर 1 करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से 25। मान लीजिए तीनों इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए 100% वहाँ पे अगर हम लोगों का परसेंट कैरेक्टर देखने को मिल रहा है तो उसमें से एस और पी को अगर मिला रहे हैं तो 1 इसका प्लस 3 इसका, तो ओवरऑल 4 है, मतलब 4 टाइम्स अगर कुछ इस तरीके से उसका हम लोग रेशियो में देखें तो 4 से इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 25 तो इसके लिए आ जाएगा, 1 के लिए तो इसका 25 हो जाएगा, इसका 3 से अगर देखें तो 75 आ जाएगा, मतलब 25 75 का यहाँ पे बनाएगा। अगर sp3 है तो वहाँ पे परसेंट एस कैरेक्टर हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और परसेंट अगर पी कैरेक्टर बोले तो 3 से हम लोग अगर 100 के डिवाइड करते हैं तो 75 आता है। तो कुछ इस तरीके से 25 75 इसका जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। देख लीजिए यहाँ पे 25% और 75% है, मतलब परसेंट एस कैरेक्टर आपका 25%, क्योंकि वो सिंगल 1 ही है। तो अगर 1 से कर रहा है 4 से उसको तो 100% है तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा 1 के लिए, और 3 के लिए हमारा 75 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से आप इसको निकाल सकते हैं। तो 25% और 75% यहाँ पे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया कि मेंशन द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स दैट अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्डर टू गेट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्बिटल, यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन में जाके हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देगा तो उसके लिए यहाँ पे पूछा है कि कितना टाइप का यहाँ पे ऑर्बिटल जो है उसमें अवेलेबल होगा। तो इसको अगर अच्छे तरीके से देखें तो हिंदी में भी देख लीजिए कि हम यहाँ पे लिखा भी गया है कि वी नो दैट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज अराइजेज फ्रॉम sp3d2। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में तो इसके लिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों का होना चाहिए, वहीं से हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे बात किया जाए तो इसमें s भी है, p भी है और d भी है। तो सभी का अगर हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिएगा। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा s, p और d तीनों अवेलेबल होगा इसमें, तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप अगर पढ़े होंगे बेसिक से तो आपको अच्छे तरीके से सारा कुछ आने वाला है। बाकी यहाँ पे मैं तो समझा ही दे रहा हूँ, ऑक्टाहेड्रल अगर आता है तो सीधा सिंपल आप sp और d ऑर्बिटल लगा सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर यहाँ पे बढ़े हैं तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए 20 नंबर में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। PCl5 मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री यहाँ पे क्या होगा, PCl5 अणु की ज्यामिति क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल, वी शेप, ट्रायगोनल, बायपिरामिडल, टेट्राहेड्रल, क्या होगा इसको हम लोग निकालेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ लिखा ही गया है। इसका अगर ज्योमेट्री की बात करें तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होगा। कैसे हुआ, अगर स्टेरिक नंबर इसका हम लोग निकालेंगे तो बीच में हम लोग का जो है फॉस्फोरस है, इसके लिए 5 इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है तो इसके लिए यहाँ पे 7 कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से 1/2 हम लोग लगाएं और बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल मेटल का, तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पे कुछ इस तरीके से 5 किया, और m होता है मोनोवैलेंट। तो जो हमारा जितना भी हैलोजन होता है, हाइड्रोजन होता है, वो हम लोग का क्या बताता है, मोनोवैलेंट बताता है। तो कितना मोनोवैलेंट एटम है, 1 2 3 4 5, मतलब जितना भी क्लोरीन है उसको यहाँ पे काउंट करके ऐड कर देना। तो 5 + 5/2 हो गया, कितना 5 आ गया। तो जिस कारण से sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है। और जब भी आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये सारा का सारा आपको याद रखना पड़ेगा। sp3d अगर जब भी आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन आए तो उसके लिए हम लोग का जो ज्योमेट्री निकल के आता है वो ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। और ट्रायगोनल बायपिरामिडल कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये यहाँ पे है, इसका बॉन्ड ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से ये तीनों आपस में यहाँ पे इक्वेटोरियल में होता है, ये आपका एक्सियल में होता है। तो कुछ इस तरीके से आपका ट्रायगोनल बायपिरामिडल बनता है। मतलब PCl5 जब भी आपको कहीं भी दिख जाए तो उसका ज्योमेट्री, अभी ज्योमेट्री का बात किया गया, शेप का बात नहीं किया गया, तो ज्योमेट्री यहाँ पे बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, ट्रायगोनल बायपिरामिडल आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हिंदी में बात किया जाए तो इसका क्या नाम हो जाएगा, त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यहीं से आप हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन आसानी से कर लीजिएगा। और अगर हाइब्रिडाइजेशन आप आसानी से निकाल लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री आप जो है याद रखिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि अगर sp3 की बात की जाए तो टेट्राहेड्रल लगभग जाता है, अगर sp है तो वो लीनियर जाता है। ठीक है, इसी तरीके से लगभग होता है। sp3d2 अभी हम लोग ऊपर देखे ही थे, तो इसी वे में आपको करना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ेंगे।
ये भी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आप आसानी से अगर MOT पढ़े होंगे, उसका रूल पढ़े होंगे तो आपको ये आ जाएगा, और नहीं भी आ रहा है तो यहाँ पे समझिए इससे आपको डेफिनेशन आ जाएगा, दोनों भी बात कर सकते हैं। इसमें कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मोलिकुलर ऑर्बिटल, नेमली अगर कॉम्बिनेशन दो हम लोगों का एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और वो फॉर्मेशन करता है टू मोलिकुलर ऑर्बिटल का, तो वो उसमें कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो ये आपने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर पढ़ा होगा तो इसके लिए यहाँ पे जो होता है तो उसमें क्या होता है कि एक बॉन्डिंग हो सकता है और एक नॉन बॉन्डिंग आपका ऑर्बिटल्स हो सकता है। जिस बॉन्डिंग रहेगा तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और जो नॉन बॉन्डिंग होगा वो आपका एंटी बॉन्डिंग में आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो जब भी आपका कॉम्बिनेशन अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है और वो फॉर्मेशन क्या करता है दो मोलिकुलर ऑर्बिटल का, तो उसमें जो है एक हो जाएगा आपका बॉन्डिंग और एक हो जाएगा आपका नॉन बॉन्डिंग। तो ये सिंपल सा, इसको आप याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे हो जाएगा 21 का, इस तरीके से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बस याद रखिए कि कुछ इस तरीके से स्टेबिलिटी जो होता है, स्टेबिलिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, एनर्जी का। बस ये कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, आपका आंसर इसका आ जाएगा। वही बोला है कि स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एज द एनर्जी डिक्रीजेज, जैसे जैसे हमारा एनर्जी डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी का। सीधा सिंपल याद रख सकते हैं। मतलब जैसे जैसे घट जाता है ऊर्जा, उसी तरीके से जैसे जैसे ऊर्जा घट जाती है तो बढ़ती है। तो इस क्या होता है यहाँ पे बेसिकली आपका हिंदी में थोड़ा सा कन्वर्ट है, तो यहाँ पे आंसर तुम लोगों का घट जाएगा, ये चीज़ होगा, एनर्जी घट जाएगा। मतलब स्थिरता बढ़ेगा तो हमारा ऊर्जा क्या होगा, घट जाएगा, ख़त्म बात। इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो डिक्रीजेज यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है। इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर एनर्जी कंपेरेटिवली। कहता है कौन सा यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल के पास जो है एनर्जी कंपेरेटिवली ज़्यादा हो। पे आपके ऑप्शन दिए गए हैं कि बोथ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी। द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल या फिर एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो इसमें बोला है कि कौन सा बॉन्डिंग ऑर्बिटल का जो एनर्जी है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। तो जो हमारा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, स्टेटमेंट सीधा सिंपल है, उसी का आपका जो है एनर्जी कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, वहीं पे बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है उसका कम होता है। इस तरीके से याद रखें। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मतलब जो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, सीधा सिंपल याद रख लीजिए, उसका यहाँ पे हम लोगों का एनर्जी जो है कंपेरेटिवली वो ज़्यादा होता है। चलिए वही चीज़ लिखा भी गया है, देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या पूछा गया है कि इफ़ Na इज़ द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, अगर Na नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है एंड Nb इज़ द नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और अगर Nb हमारा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, द मोलिक्यूल इज स्टेबल। तो मोलिक्यूल स्टेबल कब होगा, जब Na ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, लेस होगा या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। तो Na और Nb के बीच क्या हम लोगों का रिलेशन होगा, तब जाके मॉलिक्यूल हमारा स्टेबल बनेगा, ठीक है। तो स्टेबल हम लोगों का कब बनेगा, देख लीजिए, जब हम लोगों का जो Na होता है वो लेस देन बॉन्डिंग होता है। अभी ऊपर क्वेश्चन देखें यार, तो Na हमारा एंटी बॉन्डिंग है, तो एंटी बॉन्डिंग जब हमारा ज़्यादा रहेगा तभी हम लोगों का जो है स्टेबल बनेगा। तो सीधा सिंपल है, Na जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। Na वो सोडियम वाला नहीं है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे Na क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। सीधा सिंपल बात है, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हमारा ज़्यादा जो है क्या होता है, रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या लिखा गया है, और इसी के साथ हम लोग 25 क्वेश्चन यहाँ पे करते हुए, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है कि व्हाट डू यू थिंक इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ। फिर यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच जो है रिलेशन पूछ लिया कि क्या होता है। तो यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलता है। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है तो उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होता है। तो बी नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपके अनुसार आबंध कोटि और आबंध की लंबाई के बीच क्या संबंध है, तो वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन्वर्सली इसमें ज़्यादा कुछ करने वाली बात नहीं। मतलब मान लीजिए कि ये बॉन्ड ऑर्डर है कुछ इस तरीके से, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ का। मतलब बॉन्ड लेंथ अगर ज़्यादा है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं कम रहा होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो कहीं ना कहीं उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। इस तरीके से। चलिए
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर अ मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा कंडीशन होगा जिसमें मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर किसी ना किसी तरीके से लेस देन या फिर ग्रेटर देन हम लोग देखें तो उसमें ये पे एग्जिस्ट करेगा, कम ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, दोनों तो एक साथ होगा नहीं। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन हम लोग जाएंगे ए नंबर, तो जब हम लोगों का एंटी बॉन्डिंग और अगर बॉन्डिंग दोनों अगर इक्वल होगा तब हम लोगों को वहाँ पे कोई भी बेसिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई ना कोई तो यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए, एंटी बॉन्डिंग में हो या फिर बॉन्डिंग में हो। तो जिस कारण से ही हम लोग का आंसर यहाँ पे ये सीधा सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वे डायरेक्ट इसी तरीके से आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात किया जाए तो इसमें क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इनमें से कौन सा जो है मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर MO2 के हिसाब से हम लोग जाएंगे तो जिसका अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, सीधा सिंपल बात। तो वही है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा इसको बना दिया गया है। यहाँ पे आप किसी का भी निकालिएगा, मान लीजिए O2 का निकालिए, H2 का निकालिए, N2 का निकालिए, He2 का निकालिए। तो जब सभी में से किसी का भी आप निकालिएगा, मैंने एक ट्रिक भी बताया था आप लोगों को, तो अगर उस हिसाब से लिखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, मान लीजिए इतना लेके चल रहे हैं। तो 14 के लिए हम लोग क्या देखे थे कि इसका जो होता है वो 3 होता है, इसका 2.5 ऊपर घटाते जाइए 2 होता है, नीचे कुछ इस तरीके से 2.5, इसका 2 और इधर से 1.5। तो अगर O2 का बात किया जाए तो 8 दूनी 16, तो ये तो हम लोग का 2 होगा, मतलब ये तो एग्जिस्ट करेगा। H2 का बात किया जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका तो हम लोग नीचे थोड़ा जाते हैं, मतलब वो 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा। He2 का बात किया जाए तो इसमें क्या होगा कि ये 0 के बराबर लगभग आ जाता है। कैसे होगा ये चीज़ अभी हम दिखा दे रहे हैं। N2 का बात किया जाए 7 जिसका पॉसिबल है उसका यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो 7 दूनी 14, 14 का हम लोग जानते हैं कितना 3, मतलब ये भी एग्जिस्ट करेगा। H2 हम लोग जानते हैं कि H ये तो जान ही रहे ना कि H2 एग्जिस्ट करता है, लेकिन He2 कहीं पे हम लोगों ने नहीं सुना होता है, क्योंकि He हमारा हीलियम इनर्ट गैस में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए He2 का अगर बात किया जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन को जब इस तरीके से यहाँ पे फिल करते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला होता है, वो 1/2 NB माइनस NA, मतलब जो बॉन्डिंग में है और उसमें माइनस हम लोग करते हैं एंटी बॉन्डिंग वाला। तो यहाँ पे इस रूल से हम लोग जो है आसानी से किसी का भी जो है हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। तो जो भी हम लोग वहाँ पे 13, 14, 15 इस तरीके से जो ट्रिक वाला लगा रहे थे उसके लिए भी यहीं से ये रूल से आता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगाते हैं, फिर वहाँ से नंबर ऑफ बॉन्डिंग और माइनस एंटी बॉन्डिंग और बटा 2 करते हैं, तब जाके हम लोग का वो 13 का जो कुछ इस तरीके से 2.5 आ रहा था, 14 का 3 आ रहा था, इसी तरीके से निकालते हैं। तो इसी तरीके से He2 का जब हम लोग निकालेंगे तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, दो चला जाएगा बॉन्डिंग में, ये 2 चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में। तो 2 में 2 अगर जब घटाएंगे तो हम लोग का 0 आ जाएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर हम लोग को यहाँ पे 0, और बॉन्ड ऑर्डर जब भी हम लोग का 0 होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जिस कारण से ही हम लोग का आंसर का अगर बात किया जाए तो C नंबर आंसर आएगा। बाकी अगर O2 का आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल जो मैंने बताया था ग्रेटर देन 14 वाला, उससे लगाइएगा तो उसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग अगर देख लीजिएगा उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा घटा के, तो अगर 0 आता है तब वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन 0 तो आएगा नहीं, ठीक है, इस तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 28 में बेसिकली क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन मोलिक्यूल। इनमें से यहाँ पे कौन सा बात जो है N2 मोलिक्यूल के रिगार्डिंग यहाँ पे सही है, ये चीज़ पूछा गया है। वो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी 13 होगा? नहीं होगा, क्योंकि N2 में 14 होता है, तो ये तो नहीं होगा। 14 के लिए हमारा 3 आता है, तो ये भी नहीं होगा। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या होगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अगर हम लोग 14 इलेक्ट्रॉन देख रहे थे तो होगा तो डायमैग्नेटिक, लेकिन कैसे होगा ये चीज़ आपको समझाने के लिए। बाकी डायमैग्नेटिक होगा क्योंकि वहाँ पे पेयर्ड हो जा रहा है। देखिए कैसे होगा, इसमें 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2 लास्ट में यहाँ पे जो 2p में जा रहा है, सिग्मा 2pz में एक बॉक्स होता है आपका, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। और जब भी हम लोग जानते हैं कि पेयर होता है तो हम लोग का डायमैग्नेटिक होता है। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है, अनपेयर्ड रहता है, तब वो पैरामैग्नेटिक होता है। तो जिस कारण से पैरामैग्नेटिक हम लोगों का हो गया ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, और हम लोग का आंसर कौन सा आ गया? डायमैग्नेटिक। तो याद रखिएगा, जब पेयर्ड रहेगा तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड रहेगा तो पैरामैग्नेटिक। जब भी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का बात किया जाएगा तो आप लोगों को क्या देखना है?
हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना है, इलेक्ट्रॉन को भर के देखना है कि कहाँ पे कितना भर रहा है कि नहीं भर रहा है। ठीक है, चलिए वही चीज़ हिंदी में भी है सारा, देख सकते हैं कि नाइट्रोजन अणु के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो आबंध कोटि 2 ये गलत हो जाएगा, अनुचुंबकीय ये भी गलत, ये भी गलत, और प्रतिचुंबकीय यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या पूछा गया देख लीजिए। कहता है H2N2O2 एंड Li2R। तो ये देखने से कैसा लग रहा है, H2 अगर देखें तो H के साथ मिल रहा है, मतलब दोनों सेम सेम मिल रहा है। तो सेम सेम जब मिलेगा तो होमो न्यूक्लियर डाई एटमिक मॉलिक्यूल, तो आंसर हम लोगों का ये नंबर हो जाएगा, क्योंकि सभी जो है एक ही तरह के एटम से मिलके बन रहा है। ख़त्म बात, यहाँ पे सीधा सिंपल है। अगर एक ही तरह से मिलके बनेगा तो होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इसको बोलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या पूछा गया है, क्या मॉलिक्यूल नेम्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है कंसिस्ट ऑफ खाली जगह हाइड्रोजन बॉन्ड, वो किस टाइप को वाला हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे मिलता है। तो दो तरह का हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग पढ़ते हैं, एक इंट्रामोलिकुलर पढ़ते हैं और एक इंटरमोलिकुलर पढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर होता है मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही वहाँ पे अगर बॉन्डिंग हो रहा है तो विद इन मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, और एक जो है आपस में मिलेगा। ठीक है, बिटवीन, एक बिटवीन बोल सकते हैं, एक विद इन बोल सकते हैं। तो इंट्रामोलिकुलर हमारा होता है अगर मॉलिक्यूल में ही उसके अंदर ही अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहीं से हो रहा है तब वो इंट्रामोलिकुलर के अंदर जाएगा। लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल मिल के अगर बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तब वहाँ पे हमारा इंटरमोलिकुलर होगा, मतलब वो बिटवीन हो जाता है दो एटम के बीच, लेकिन उसमें क्या होता है विद इन हो जाता है मॉलिक्यूल में। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल इसी तरीके में जो एक ही जो होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, उसमें क्या होता है NO2 और OH के बीच वहाँ पे बनता है, जिसके कारण ही हम लोग इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। इसलिए हम लोग का अगर आंसर की बात करेंगे तो वो इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा। अभी यहाँ पे फिगर से आप लोग को दिखा देते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से अंतरा आणविक बल, मतलब हाँ बोल सकते हैं हाइड्रोजन आबंध। देख लीजिए कुछ इस तरीके से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम लोग का ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, जिसमें से देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से अगर इतना पार्ट को बोलेंगे तो फिनोल होता है, इसमें NO2 लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। यहाँ पे क्या है कि देख सकते हैं ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के बीच यहाँ पे कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल में यहाँ पे बेसिकली ये देखने को मिला, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही विद इन मॉलिक्यूल, तो इसलिए हम लोग इसको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब इसी का एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया सेम टू सेम कि वाटर मॉलिक्यूल कंटेन कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, इंट्रामोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर दोनों, या फिर नाइदर, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से अगर बात किया जाए तो H2O में जो हम लोगों का होता है वाटर मॉलिक्यूल, वो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच हम लोगों को ये देखने को मिलता है ये बॉन्ड। ठीक है, अगर H यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से OH रहेगा, तो दो के बीच यहाँ पे मतलब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हम लोग का हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर होगा देख लीजिए, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनाया गया है इसको दिखा देते हैं। ये कुछ इस तरीके ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन से मिला, देख लीजिए आपका दिखाया गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दिखा रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल के बीच हो रहा है, एक मॉलिक्यूल आपका ये था, एक मॉलिक्यूल ये था, तो इन दोनों के बीच यहाँ पे बन रहा है। उसमें क्या था, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर था, इसलिए वहाँ पे इंट्रामोलिकुलर होगा और यहाँ पे इंटरमोलिकुलर, तो इसका हो जाएगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से अंतर आणविक, और यहाँ पे अंतरा हिंदी में देख सकते हैं। अगला यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 32 में क्या पूछा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द खाली जगह ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड के किस वहाँ पे मैग्नीट्यूड पे वो डिपेंड करता है, सराउंडिंग पे, एटमॉस्फेयर, सिस्टम, फिजिकल स्टेट। तो आपने यहाँ पे अच्छे तरीके से पढ़ा होगा हाइड्रोजन आबंध का परिमाण यौगिक के खाली जगह पर निर्भर करता है, परिवेश, वातावरण, प्रणाली, भौतिक अवस्था। तो NCERT में एक बहुत ही अच्छा लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है, यहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसमें क्या लिखा गया है, ये बात लिखा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट। देख लीजिए यहीं पे बात लिखा गया और यहीं से क्वेश्चन दिया गया था, फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड के फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। इट इज़ मैक्सिमम इन द सॉलिड स्टेट। यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि किस स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है, तो इसके लिए हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, सॉलिड स्टेट लिखेंगे। एंड मिनिमम इन द गैसियस स्टेट, और सबसे कम किस में होगा, तो गैसियस स्टेट में कम होगा। तो ये जो लैंग्वेज NCERT का है यहीं से आपको दिया गया था। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का है वो डिपेंड किस पे करता है, वो फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। तो इसलिए यहाँ पे इसका आंसर की हम लोग बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हम लोग का क्या है, फिजिकल स्टेट या फिर बोल सकते हैं भौतिक अवस्था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए।
इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ कौन सा यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो बनाएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वही हिंदी में थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकता है। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन से कंपेयर करके सोडियम बनाएगा, एल्युमिनियम बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा, रुबीडियम बनाएगा, कौन बनाएगा इसी का बात किया जा रहा है। मतलब जिससे भी मिलेगा मतलब वो हाइड्रोजन से मिलके वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, ये चीज़ हम लोग अगर बात किया जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखिए यहाँ पे लिखे हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 34 से डिफाइन किए, लेकिन यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड्स हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम को बाइंड करता है, ऑफ वन मोलिक्यूल विथ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। तो ये तीनों इस टाइप के अगर जहाँ भी दिखे इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो उसके साथ ही क्या करता है हाइड्रोजन एटम जो है, मतलब उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है ऑफ अनदर मोलिक्यूल। जो अनदर मोलिक्यूल है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए, तो उसके साथ आपका हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का डेफिनेशन होता है। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीजन ही एक ऐसा है जो कि डेफिनेशन से भी हम लोग को मिल जा रहा है, और ऑक्सीजन हम लोग का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। बाकी जितना भी आपका सोडियम है, एल्युमिनियम है, रुबीडियम है, ये सारा का सारा आपके इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स है, जिस कारण से हाइड्रोजन इन सभी के बीच मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा, जबकि ये बनाएगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो जिस कारण से हम लोग का आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। वही चीज़ है कि व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तब जाके वहाँ पे क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी सारा आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ तो बनाएगा नहीं, वो बनाएगा किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ। वही चीज़ है। अब इसी तरीके से 34 में क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डजंट इन्वॉल्व हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, इनमें से कौन सा जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो हम लोग देखे थे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, अभी तो देखें इंट्रामोलिकुलर करता है बहुत अच्छे तरीके से, तो ये तो आंसर हम लोगों का होगा नहीं। H2O भी करता है तो ये भी नहीं होगा। HF का अभी हम लोग बात किए कि हाइड्रोजन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरीके से दिखाएंगे, इसको डॉटेड से दिखाया जाता है इस तरीके से, क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, इसके साथ यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन NaCl में यहाँ पे देखें तो दोनों कुछ इस तरीके से वहाँ पे एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और एक क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन हम लोग को हाइड्रोजन कम से कम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम कैसे देंगे, हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तभी तो जिस कारण से NaCl हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं तो NaCl यहाँ पे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सब में अगर HF भी आपको कहीं दिखे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल देखें, H2O भी देख लिए। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इनमें से जो कौन सा पेयर है, द टू मॉलिक्यूल हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। तो जिसका यहाँ पे हम लोग अगर बात किया जाए इलेक्ट्रॉन का संख्या, अभी हम लोग देखे थे ऊपर कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। तो जिसका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या मतलब दोनों में आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, अगर सेम होगा तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे आइडेंटिकल उसका बॉन्ड ऑर्डर भी देखने को मिलेगा। तो मैंने इसको पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसी में आपका जो है कुछ इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर दोनों का आइडेंटिकल रहेगा, क्योंकि दोनों का यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर उसका 3 है, तो जिस कारण से यही हमारा होगा। बाकी आप किसी में भी एक बार चेक कीजिएगा खुद से भी, तो आपको पता चल जाएगा कि किसी में भी हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या ही सेम नहीं है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर सेम कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर एक और मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे देख लीजिए O2 2 माइनस में 16 to 18 और नाइट्रोजन 14 हो गए, तो इसमें तो मिल नहीं रहा है। लेकिन ए का आप मिला के देखिए तो 7 दूनी 14, N2 का भी 14 और 8 दूनी 16 में 2 घट जाएगा तो 14 इसका आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से 14 यहाँ पे आ गया। ठीक है, ऐसे आप लोगों को करना है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 36 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो पाई बॉन्ड, मतलब इनमें से कौन सा जिसमें पाई बॉन्ड पाया नहीं जाएगा। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड नहीं दिखाएगा, सीधा सिंपल बात। जिसमें डबल डबल बॉन्ड है तो उसमें हो जाएगा। तो अगर H2O का बात किया जाए तो H2O में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, जिसके कारण इसमें सिर्फ और क्या होगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होगा। बाकी किसी में भी देख लीजिए आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, NO2 में भी है, CO2 में भी है, SO2 में, मतलब तीनों में आपका प्रेजेंट है, लेकिन H2O ही वहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड देखने को नहीं मिलता। तो हमारा हो जाएगा सी नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 37 में क्या पूछा गया है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ परमानेंट डायपोल मोमेंट। यहाँ पर भी परमानेंट डायपोल मोमेंट वाला पूछ दिया, मतलब कहीं ना कहीं एज अ म्यू का कुछ वैल्यू होगा तभी वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि परमानेंट डायपोल मोमेंट है। तो जो भी आपके ऑप्शन दिए हैं तो उसमें से अगर आप चेक कीजिएगा, इसमें देख सकते हैं ऑप्शन क्या कह दिया, CF4, SF4, XCF4, BF3। तो सब में देखेंगे जिसमें आपका म्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब उसमें क्या होगा, डायपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। तो सभी में अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे तो देखिए मैंने पहले से ही निकाल दिया है कुछ इस तरीके से कि म्यू नॉट इक्वल टू अगर 0 होता है, यहाँ पे 0 छूट गया तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 लिखना है। तो अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तब हम लोग कहेंगे कि उसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट है। 0 है तब तो वहाँ पे कुछ है ही नहीं। जिसमें से सभी का देख लीजिए, जो आपका CF4 है तो इसमें देख लीजिए फिगर तो पहले से ही बना दिया है, सभी देख लीजिए चारों तरफ जा रहा है, इधर 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 जा रहा है, मतलब यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0, मतलब ये तो हम लोग का होगा नहीं। इसमें अगर बात की जाए इधर 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 इधर, ये भी लोन पेयर दोनों तरफ है तो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0। मतलब कुछ इस तरीके से बात किया जाए तो हम लोगों का इसी में हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। लेकिन लोन पेयर का यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, मतलब यहीं पे एक दूसरे की तरफ ये जा रहा है, मतलब कैंसिल आउट तो कहीं नहीं हो रहा, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे बात किया जाए, इधर देखिए ये अपना लगा रहा है, इधर ये अपना लगा रहा है, इधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू 0, मतलब ये तो होगा नहीं। वहीं पे BF3 का देखें तो तीनों तरफ से कैंसिल आउट हो जा रहा है, मतलब म्यू इक्वल टू 0, मतलब ये भी नहीं होगा। तो जिस कारण से हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, XEF4 हम लोग का हो जाएगा B नंबर। ठीक है, कुछ इस तरीके से, क्योंकि XEF4 में जो है आपका है कुछ ना कुछ आपका जो है देख लीजिए, ये अगर इधर इधर जा रहा है, ठीक है, तो इधर से जा रहा है तो ये इधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है वैल्यू आपका डायपोल मोमेंट का देखने को मिल जाएगा। इस कारण से यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा, B नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 38 में क्या पूछा गया है कि द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इज। इसमें करेक्ट ऑर्डर हम लोग को बोला है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाइब्रिड ऑर्बिटल के हिसाब से। तो हम लोग जानते हैं कि परसेंट एस कैरेक्टर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, जिसमें परसेंट एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर सभी का देखें SP, SP2, SP3 का देखें तो सभी का अगर परसेंटेज कैरेक्टर के साथ यहाँ पे मैंने देख लीजिए ऑर्डर लगा दिया है, तो SP का जो परसेंट एस कैरेक्टर होता है वो 50% होता है। वहीं पे SP2 का बात किया जाए वो 33% होता है, SP3 का आपका 25 होता है। तो जितना ज़्यादा आपका परसेंट एस कैरेक्टर होता है तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होता है, इसलिए SP का सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम SP2 का, फिर सबसे कम आपका SP3 का हो जाएगा। तो ऐसा आपको ऑप्शन कौन सा किस में मिल रहा है, ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन B में, इसलिए यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सिंपल है कि परसेंट एस कैरेक्टर हम लोगों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू होगा मतलब परसेंट एस कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर परसेंटेज कैरेक्टर हम लोग देखें कि SP में ज़्यादा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा SP2, फिर यहाँ पे SP3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट हमेशा याद रखिएगा। अब जब भी इस तरीके पूछा है नोट को अंडरलाइन कर लेना है। तो नॉट करेक्ट पूछा है, मतलब इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये चीज़ बोला है। तो इसमें क्या बोला गया है कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से वीकर होता है। डबल बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा होता है स्ट्रोंगर देन सिंगल बॉन्ड, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड इज स्ट्रोंगर देन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कुछ इस तरीके से, देख लीजिए यहाँ पे हिंदी में भी एक बार दिखा देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है कि द्वि आबंध एकल आबंध से छोटा होता है, या फिर सिग्मा आबंध पाई आबंध से कमज़ोर होता है, दोहरा आबंध एकल आबंध से मजबूत होता है, सहसंयोजक आबंध हाइड्रोजन आबंध से अधिक मजबूत होता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखना है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, देख लीजिए आंसर हम लोगों ने B ही लगाया है। क्यों लगाया B? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो डबल बॉन्ड हम लोगों का होता है वो सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं। सिंगल बॉन्ड सबसे हम लोग का बड़ा, फिर डबल बॉन्ड, फिर लास्ट में हम लोग का ट्रिपल बॉन्ड आता है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी का बात किया जाए तो स्टेबिलिटी जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाता है, मतलब इधर ऑर्डर चलने लगता है। डबल बॉन्ड का उससे ज़्यादा, फिर सबसे कम सिंगल बॉन्ड का। लेकिन अगर लेंथ का बात किया जाए, ठीक है, तो वो लेंथ में हम लोगों का सिंगल बॉन्ड सबसे ज़्यादा,
फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला है कि डबल बॉन्ड इज शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ये तो सही बात है, सिंगल बॉन्ड से छोटा ही होता है डबल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इज वीकर देन पाई बॉन्ड, ये हम लोगों का बात कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो पाई बॉन्ड से क्या होता है, मजबूत होता है, क्योंकि उसमें जो ओवरलैपिंग हम लोगों का मिलता है सिग्मा बॉन्ड में, जैसे कि एसएस का ओवरलैपिंग होता है तो अच्छे तरीके से आपस में कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है। वहीं पे अगर इस तरीके से अगर हेड ऑन एक होता है हेड ऑन, एक होता है लेटरल, तो हेड ऑन वाला क्या होता है कि ज़्यादा आपका क्या होता है अच्छे तरीके से वहाँ पे ओवरलैपिंग बनाता है, जिस कारण से जो हमारा जितना भी सिग्मा बॉन्ड बना हुआ होता है उसका ओवरलैपिंग बहुत अच्छा होता है, जिस कारण से सिग्मा बॉन्ड का जो हम लोगों का वो मजबूत होता है किससे, पाई बॉन्ड से। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया, उल्टा लिख दिया, तो जिस कारण से ही यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बाकी और जो ऑप्शन है इसमें देखिए, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, सही बात है, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी का बात कर रहा है। एक होता है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, एक होता है लेंथ का ऑर्डर, तो लेंथ का ऑर्डर के जस्ट रिवर्स आपका स्टेबिलिटी का चलता है सिंगल, डबल और ट्रिपल में, ऊपर बता ही दिए। फिर यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी बात सही है। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है कि दो शेयर करके वहाँ पे बनाता है, उसमें दो मॉलिक्यूल के बीच लगता है, तो कोवलेंट बॉन्ड हम लोग का ज़्यादा मजबूत होता है हाइड्रोजन बॉन्ड से, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है कुछ इस तरीके से हम लोग का आंसर हो जाएगा, सिग्मा अवन पाई अवन से कमज़ोर होता है, क्योंकि सिग्मा तो ज़्यादा होता है मजबूत, है ना, इस तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि यूजिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज़ करते हुए प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। तो अभी हम लोग बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में हम लोग देख रहे थे कि बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा। ये हम लोग को कहाँ से पता चलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से पता चलता है। तो इसमें क्या करेंगे, जिस सभी का हम लोग यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के देखेंगे, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ उतना कम होगा, और जिसका बॉन्ड लेंथ जितना कम होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ज़्यादा, वही बात हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग का यहाँ पूछा है कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ, मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसी का यहाँ पे शॉर्टेस्ट देखने को मिलेगा बॉन्ड लेंथ। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए रिलेशन से ही पता चल रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और 2 प्लस का अगर बात किया जाए तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 में 2 जाएगा तो 14, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन, इसमें हो जाएगा आपका 16 और 1 17 हो जाएगा, इसमें अगर बात किया जाए तो 16 हो जाएगा, इसमें बात किया जाए तो 18 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि 14 के लिए हम लोगों का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, और सबसे हाईएस्ट इसी के लिए होगा, सीधा सिंपल बात है, क्योंकि 14 में जो था उसी का 3 था, बाकी ऊपर बढ़ रहे थे तो वहाँ भी कम होता जा रहा था, और नीचे जा रहे थे तो वहाँ पर, मतलब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो इसका बॉन्ड लेंथ भी हम लोगों का सबसे छोटा होगा, इसलिए हम लोग का आंसर अगर बात किया जाए तो O2 2 प्लस का यहाँ पे आंसर ए नंबर हो जाएगा। कुछ इस तरीके से इसी का यहाँ पे बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखें। तो 41 में सीधा सिंपल है, स्ट्रक्चर IF7 का पूछ लिया गया है, कौन सा होगा, पेंटागोनल, पिरामिडल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, ट्राइगोनल, बायपिरामिडल, ठीक है। वही चीज़ बोला कि IF7 की संरचना। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो IF7 का अगर हम लोग जब निकालेंगे स्टेरिक नंबर तो 1/2 और 5 कुछ इस तरीके से, क्योंकि आयोडीन का यहाँ पे कुछ इस तरीके से 5 होता है, और फ्लोरीन का संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 + 5 बटा करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, जिस कारण से हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आ जाएगा, sp3d2। और जब भी हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है उसमें अगर एक कंडीशन आ जाता है बॉन्ड पेयर का संख्या 7 और 0 लोन पेयर, तो हम लोगों का इसका जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो पेंटागोनल बायपिरामिडल हो जाता है। मतलब देख लीजिए कुछ इस तरीके से ये पेंटागोन बना रहा है, ठीक है। इसमें बायपिरामिडल अगर चारों तरफ से कहीं भी दिखाएगा, कहीं भी क्या दिखाएगा, इधर से दिखाइए, अगर ये इधर से चल रहा है तो एक पिरामिड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ऐसा पिरामिड के जैसा, ठीक है। एक उधर से नीचे भी इसी तरीके से यहाँ पे देखने को मिला, इसलिए कारण बाय पिरामिडल यहाँ पे हो जाएगा। और ये पेंटागोनल यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये देख लीजिए पेंटागोन बना रहा है, इसलिए इसका नाम जो है पेंटागोनल बाय पिरामिडल यहाँ पे रह गया। तो इसलिए हम लोग का आंसर की अगर बात किया जाए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे निकाल के देख लेना, क्योंकि sp3d2 इसका आ रहा है, और sp3d2 में हम लोग जानते हैं ए वाला कंडीशन अगर जानते हैं कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, अगर बॉन्ड पेयर 7 है और 0 लोन पेयर है तब हम लोग को पेंटागोनल बायपिरामिडल हो जाता है। तो ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 42 में बस जो भी आपका ऑक्टेट रूल का डेफिनेशन है, लिमिटेशन है, एक्सेप्शन है, वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे अगर ऑक्टेट रूल का अगर आपको एक्सेप्शन पता है तो आप आसानी से इन सभी का आंसर बता सकते हैं, मतलब 42 का आंसर बता सकते हैं। तो क्या पूछा गया है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ द ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज, तो इसको अभी हम लोग रखते हैं साइड में।
अगला है कि एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो एक्सपेंडेड होता है, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं एक्सपेंडेड देखने को मिलता है सेंट्रल एटम का, क्योंकि वहाँ पे ऑक्टेट रूल में हम लोग जानते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन बहुत सारा है जिसमें से 8 से भी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल जाता है, मतलब हाइपर वैलेंट भी वहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ए ऑप्शन तो हम लोगों का होगा, सही है। एन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये भी हम लोग का हो जाएगा सी नंबर। द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, तो ऑक्टेट से कम भी हो सकता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है, 8 से भी कम हो जाता है, डुप्लेट में आ जाता है, तो जिस कारण से ये भी हम लोगों का आंसर है। मतलब ओवरऑल यहाँ पे हम लोग अगर बात किया जाए तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सभी ये रूल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ऑक्टेट रूल एक्सपेंड भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और ऑड इलेक्ट्रॉन वाला भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये सभी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। कि अष्टक नियम के उपवाद क्या क्या है कि केंद्रीय परमाणु का विस्तारित अष्टक हो सकता है, केंद्रीय परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की विषमता भी देखने को मिल सकता है, केंद्रीय परमाणु का अधूरा अष्टक भी हो सकता है, मतलब 8 से कम भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ देखें। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑक्टेट रूल इज नॉट फॉलोड, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल में ऑक्टेट रूल हम लोगों का फॉलो नहीं होगा। NO दिया है, NH3 दिया है, CH4 दिया है, CO2 दिया है, तो जिसके बीच में वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो उसको हम लोग ऑक्टेट रूल रखेंगे, बाकी जिसका नहीं होगा उसको बोल देंगे कि इसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो NO हम लोगों का फॉलो नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, मान लीजिए नाइट्रोजन है, ये मान लीजिए ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का 5 होता है, तो 1 2 3 4 5 अगर यहाँ रखेंगे, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को अगर शेयर करेगा तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 2 2 4, और नाइट्रोजन का यहाँ पे कुछ इस तरीके से 3, मतलब कुछ इस तरीके से आपका 8 के बराबर नहीं। देखिए यहाँ पे मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। अगर NO का बॉन्ड हम लोग बना रहे हैं अच्छे से, देखिए N है, इस पे 8 है, 1 2 3 4 5 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, और हम लोग का ऑक्सीजन इधर इस पे कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, अच्छे से दिखा दीजिए 6 होता है। अब यहाँ पे क्या करेगा कि कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन का 5 है, उसको 3 इलेक्ट्रॉन का वहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। अगर ये अपना नाइट्रोजन अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ये मान लीजिए दे दिया, तो ऑक्सीजन को भी यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ये देना पड़ेगा। इस तरीके से नाइट्रोजन इसके बीच अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाए तो इसका कितना बचेगा, 1 2 3 4 ही बचेगा, 2 तो वहाँ पे दे दिया, इसके पास होता है 5, इसमें 2 दे दिया, तो 1 2 3 यहाँ पे बच जाएगा। तो अगर देखिएगा ये अगर इधर इधर दिया है तो ये इधर अगर लेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 2 4 और 3 7 ही हो रहा है, लेकिन 8 होना चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो जिस कारण से ही यहाँ पे इसका जो है ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो बाकी आप किसी में भी चेक कीजिए, आपका 8 हो जाएगा सेंट्रल एटम का, NH3 में हो जाएगा, CH4 में हो जाएगा, CO2 में हो जाएगा, लेकिन इसमें जो है नहीं होगा, जिस कारण से हम लोग का आंसर की बात किया जाए तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके 8 पूरा हो जाएगा तब ऑक्टेट होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगला यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोला गया है कि ऑल द बॉन्ड्स ऑफ सल्फर ऑक्सीजन इन सल्फेट आयन आर इक्वल बिकॉज, जो सभी बॉन्ड सल्फर और ऑक्सीजन का सल्फेट आयन में वो इक्वल किसके कारण होता है, ये चीज़ पूछा गया है। सिमेट्री के कारण, ऐसा कुछ नहीं है। आगे बात किया गया हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ऑक्सीजन का, इसके कारण भी नहीं होता है। नन ऑफ दिस यहाँ तो ऑप्शन, अगर इसको क्योंकि रेजोनेंस के अगर देखेंगे तो रेजोनेंस हम लोग का हो जाएगा। रेजोनेंस में क्या होता है, यहाँ से ये चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सभी बॉन्ड इक्वल देखने को मिलता है। वही चीज़ है कि सल्फेट आयन में सल्फर ऑक्सीजन के सभी बंधन बराबर होते हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण यहाँ पे होता है, समरूपता नहीं होता है। ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण नहीं, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, क्योंकि रेजोनेंस के कारण ही हम लोग क्या जानते हैं, मान लीजिए इस तरीके से रेजोनेंस लगा हुआ है। अब ये हम लोगों का सल्फेट आयन यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, तो क्या होता है कि रेजोनेंस अगर ये यहाँ पे जाता है तो कुछ इस तरीके से ये यहाँ चला जाता है, जिसके कारण सेम उधर भी इन्वायरमेंट मिल जाता है। उसी तरीके से अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर आता है तो ये अपना इधर खिसका देता है, तो सभी का लगभग क्या हो रहा है कि आकृति एक ही जैसा मिल रहा है। अगर ये इधर दे रहा है तो ये कुछ इस तरीके से इसको दे देगा, ठीक है। चारों तरफ से कहीं भी आप लगाइएगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन खिसकेगा। अगर ये मान लीजिए इधर लगा रहा है कुछ इस तरीके से, तो ये आपका इधर चला जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये चलता जाता है, मतलब चारों तरफ से ये बराबर रहता है। तो इसी को हम लोग रेजोनेंस के नाम से जानते हैं, जिस कारण से ही यहाँ पे क्या होता है, इसका सभी जो है सल्फर ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है,
क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है HF, HCl, HBr फॉलो द ऑर्डर, वो किस ऑर्डर को फॉलो करता है। मतलब ऑर्डर वही है कि जिसका ज़्यादा हो किसका कम हो, इस तरीके से। तो ये आपके ऑर्डर्स दिए गए हैं। तो एक तो आपका है HF, एक Cl, एक Br। मतलब अगर ये हाइड्रोजन है तो ये फ्लोरीन इस टाइप से मिलके बन रहा है, अगर क्लोरीन इससे मिल रहा है ये और भी बड़ा से मिलके बनेगा। सीधा सिंपल अगर दिखाएं, ये हाइड्रोजन HF के साथ बना रहा है तो HF का मॉलिक्यूल ऐसा होगा। ये हमारा ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन इतना इससे थोड़ा बड़ा होगा। अगर यहाँ पे Br है तो ये और थोड़ा बड़ा होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे जो है ये चीज़ इंक्रीज करता जाता है, उसका जो बॉन्ड का स्ट्रेंथ है वो क्या होता है, इंक्रीज करते जाता है। तो जिस कारण से मतलब डिक्रीज करते जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सबसे बड़ा साइज वाला कौन हो जाएगा, Br हो जाएगा, इसलिए इसका सबसे कम, और सबसे छोटा HF वाला मतलब फ्लोरीन हो जाएगा, इसलिए HF का वहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला में क्या हो, उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। अगर आप सिंपल सा देखते हैं, कोई भी अगर बात का मतलब अगर हम लोग बोले हैं, एक छड़ी है, मान लीजिए एक छोटा सा है, छोटा सा तिनका है, एक उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो बड़ा वाला को तोड़ना बहुत ही आसानी हो जाता है, वहीं पे छोटा को थोड़ा कम मतलब ज़्यादा लग जाता है, तोड़ने में मेहनत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ पे क्या होता है कि छोटा बॉन्ड जो है आपका क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन बड़ा बॉन्ड। इस कारण से ही हम लोग का ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, HF, फिर HCl और HBr, मतलब हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। चलिए, आई होप ये सारा चीज़ आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ भी आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब अगर बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसमें जो है सबसे वीकेस्ट इंटर पार्टिकल किसमें वीकेस्ट पाया जाएगा। आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, या फिर ऑल टाइप ऑफ सॉलिड आर इक्वल इन टर्म ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो ऐसा नहीं है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस के हिसाब से सभी का अलग अलग होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। तो हम लोग को आंसर तो A, B और C में ही देखने को मिलेगा। तो जिस कारण से अगर यहाँ पे बात किया जाए अगर सॉलिड में, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में, तो जो हम लोगों का मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है उसी के बीच यहाँ पे हम लोगों का क्या होता है, अंतर आणविक बल देखने को मिलता है। तो हम लोग को आंसर अगर बात किया जाए तो आणविक ठोस यहाँ पे इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका H2O हम लोग एग्जांपल देखे थे हम लोग का, वो हमारा क्या होता है, इसी में मॉलिक्यूलर सॉलिड के अंदर आता है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड आपका देखने को मिलता है। उसमें बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी का होता है। तो जिस कारण से ही जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है वही हम लोगों का सबसे वीकेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स उसी में देखने को मिलता है। आयनिक्स बहुत ही ज़्यादा मतलब मजबूत हो सकते हैं, मेटालिक भी हम लोग का मजबूत होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है यहाँ पे हम लोग को वो वीकेस्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब अगला यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट डायमैग्नेटिक बिहेवियर। इनमें से कौन सा जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपेक्ट करता है, एग्जिबिट करता है एक्सपेक्टेड डायमैग्नेटिक बिहेवियर। तो डायमैग्नेटिक वही बोले थे जो पेयर हो जाएगा तो वो हमारा डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी में भी बात किया जाए N2O2 F2 C2, तो इसके लिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा MOT वाला है उसको अगर लगाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ N2 इज़ पेयर्ड। इनमें से जो भी यहाँ पे दिखाया गया इनमें से N2 का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है, इसलिए यह डायमैग्नेटिक होगा। कैसे, अगर N2 का बात किया जाए तो 14 इलेक्ट्रॉन है, इसको काउंट कीजिए 2 to 4 to 6 to 8 to 10 to 12 और to 14। तो ये 2pz में हम लोग का जा रहा है, क्योंकि 14 यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, तो 14 से कम वाला हम लोग लगभग 14 तक वहाँ पे जाएंगे। तो जिस कारण से ये 2pz में जाएगा, तो 2pz में ये क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का दोनों पेयर है, जिस कारण से हम लोग का ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। तो 14 से कम के लिए हम लोग ये जाते हैं, लगभग 14 से कम मतलब 14 से ज़्यादा होगा तब तो दूसरा यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऊपर बताए थे वो चीज़ लगाते हैं, लेकिन 14 तक का अगर बात किया जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। तो जिस कारण से हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 ही हो जाएगा। बाकी आप किसी में भी निकालिएगा, देखिएगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिल करके किसी न किसी में आपका जो है अनपेयर्ड देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग को चाहिए पेयर्ड, क्योंकि डायमैग्नेटिक पूछा है। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 48 की अगर बात किया जाए, क्वेश्चन नंबर 48 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम इज लार्जेस्ट, CO2, NH3, CH4, H2O। इनमें से किसमें जो है सेंट्रल एटम का जो बॉन्ड एंगल है वो आपका
ज़्यादा है ये चीज़ पूछा है। तो सभी के लिए अगर हम लोग निकाल के देखें तो CO2 हम लोग का लीनियर पाया जाता है जिसके कारण इसका 180 डिग्री होता है। CH4 टेट्राहेड्रल होता है जिसके कारण इसका 109.8 डिग्री होता है। NH3 पिरामिडल होता है तो 107 डिग्री होता है। H2O वहीं पे बात किया जाए तो यह इसका जो है बेंट शेप या फिर डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट हम लोग को CO2 जो कि 180 मिल रहा है, इस कारण से हम लोग को ये मिलेगा। सभी में हम लोग देख लिए, ठीक है, इस कारण से CO2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या पूछा गया है कि मोलिकुलर शेप्स ऑफ SF4, CF4 एंड XCF4 हम लोग ऊपर अभी देखे ही थे, आर द सेम विथ इतना, ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसमें SF4, CF4 और XCF4 में हम लोगों को पूछा है कि सेम होगा इतना इतना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली, मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ये चीज़ एक तरीके से पूछा गया है। तो SF4 का अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ इस तरीके से SF4 हम लोग का होता है, इधर से फ्लोरीन, इधर से फ्लोरीन, इधर से फ्लोरीन, इधर से फ्लोरीन, और एक लोन पेयर यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। मतलब SF4 में तो हम लोग का एक लोन पेयर देखने को मिलेगा। तो अगर एक लोन पेयर का बात किया है तो इसमें 2, फर्स्ट अगर SF4 के इसमें 2, तो ये तो हम लोग का नहीं होगा। अगर इसमें 1 है तो ये नहीं होगा, 0 वाला नहीं होगा, या तो हम लोग का B हो सकता है या तो D हो सकता है। अब हम लोग अगला पर चलेंगे CF4 में। अगर CF4 का स्ट्रक्चर देखें कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे कहीं भी लोन पेयर देखने को नहीं मिल रहा है, जिस कारण से पहला तो 1 गया, इसके बाद 0, तो 1 0 हम लोग का कहाँ पे जा रहा है, ये तो 0 था, 1 कट गया, 1 1 था, ये भी कट गया, ये 2 था, इस कारण से हम लोग का D नंबर आंसर हो गया। मतलब कहने का मतलब यही है कि SF4 में हम लोग का एक लोन पेयर देखने को मिलेगा, CH4 में 0 लोन पेयर मिलेगा, XCF4 में 2 मिलेगा। किस तरीके से, मान लीजिए XCF4 इधर इधर और इधर से इधर FF, ठीक है, ये लोन पेयर यहाँ पे हो गया, और F इधर, F इधर और F इधर, तो जिस कारण से D नंबर यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर देखने को मिल गया, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो वही है कि क्रमशः आपका कितना हो जाएगा, D नंबर 102 इलेक्ट्रॉन युग्म से भिन्न यहाँ पे ये देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑल द बॉन्ड्स नॉट इक्वल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके में सभी बॉन्ड इक्वल नहीं होंगे। तो NF3 का बात किया जाए, ClF3, AlF3 और BF3, तो BF3 में तो हो सकता है, NF3 में भी हो सकता है क्योंकि ये NH3 के जैसा है, AlF3 में भी हम लोग का हो सकता है क्योंकि ये कुछ इस तरीके से हम लोग का बनाता है, ट्रायंगुलर करके ये भी बनाता है, BF3 भी ट्रायंगुलर बनाता है, लेकिन जो ClF3 है वो कुछ इस तरीके से आपका बॉन्ड जो है देख लीजिए सभी का बनाया भी गया था। NF3 का कुछ इस तरीके से है, तो सभी का यहाँ पे बॉन्ड एक जैसा देखने को मिला, इसलिए ये सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ClF3 में एक जो F वाला ये ऊपर नीचे वाला है वो एक्सियल में चला जाता है, और ये कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर, जिस कारण से इसका अलग हो जाता है और इसका अलग। तो यहाँ पे आंसर की अगर बात करें तो ClF3 होगा, बाकी इसमें भी देख लीजिए सब में सेम है, इधर भी सेम है। तो कौन सा ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल वाला जो कॉन्सेप्ट था उस तरीके से लग जा रहा है, इसमें देख लीजिए एक्सियल वाला ये इधर चला जाए, इसका बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड लेंथ अलग हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है कि अमंग द फॉलोइंग द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से जिसका कम होगा बीच वाला में, तो वही हमारा कम हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि इफ़ एन एटम हैज़ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल आफ्टर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनने के बाद द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो BCl3 इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पे बोरोन के जो बीच वाला सेंट्रल एटम है इसमें 8 से जो है आपका कम होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, बाकी सब में आपका 8 इलेक्ट्रॉन के आसपास होगा, तो जिस कारण से वो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड में नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का ये चैप्टर नंबर 4। तो आई होप ये चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद।